हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इससे पहले मैं जो पिछला वीडियो था उसमें अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर चुका हूँ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की भी बात कर चुका हूँ और उसके ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको कराया था। एक या दो एग्जाम्पल मैंने आपको कराए थे उसमें, और आप चाहें तो उस वीडियो को आई टैब पर जाकर के उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जो बात करेंगे वो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप इस वीडियो के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी वजह से? वैद्युत द्विध्रुव की वजह से निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलिए स्टार्टअप करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका नाम है ए बी। ठीक है, इस पर यह प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, वैद्युत द्विध्रुव है, समान व विपरीत आवेश एक दूसरे के दोनों सिरों पर रखे हुए होते हैं। इसके मध्य बिंदु O से मान लीजिए R दूरी पर कोई बिंदु P है। R दूरी पर इसके बीच की दूरी 2L होती है। ये 2L है तो ये L होगा, ये L होगा। ठीक है, निरक्ष का मतलब बता देता हूँ। निरक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे अक्ष में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव ये रखा है, जिस भी अक्ष पर ये रखा है, जैसे कि अगर ये ऐसे ही रखा है, एज इट इज जैसे है ऐसे ही रखा है, तो इसी पर आगे किसी भी पॉइंट पर, पीछे किसी भी पॉइंट पर, या इस वैद्युत द्विध्रुव पर भी बता सकते थे, तो इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। ठीक है, निरक्षीय जैसे ये रखा तो है एक्स एक्सिस पर, बता रहे हैं हम वाई एक्सिस पर, चाहे ये रखा है एक्स एक्सिस पे, बता रहे हैं जेड एक्सिस पर, यानी जिस भी एक्सिस पर ये रखा है उसके अदर किसी और अक्ष पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हैं तो वह कहलाती है निरक्षीय स्थिति। ठीक है ना, तो बात कर रहे हैं हम निरक्षीय स्थिति की। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है P, कोई बिंदु मान लीजिए P। ठीक है, यहाँ पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहे हैं। तो देखो ये अपना वैद्युत क्षेत्र अलग बनाएगा, मान लीजिए इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र निकल करके आएगा E1, इसकी वजह से आएगा E2। किस पर? P पॉइंट पर। तो चलो हम मान लेते हैं क्या रहा होगा, ये डिस्टेंस रही होगी AP और ये डिस्टेंस रही होगी BP, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब मैं एक एक करके दोनों की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से कितना वैद्युत क्षेत्र बनेगा, भाई दोनों अपना अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, ये कितना बनाएगा और ये कितना बनाएगा, तो दोनों के लिए अलग अलग दोनों ही बिंदु आवेश का कार्य करेंगे और ये दूरी का कार्य करेंगे। प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र क्या बताया था आपको, जैसे कि Q बिंदु आवेश है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताई गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि ये बीच की दूरी से लेकर के। तो यहाँ इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र में यहाँ P पर बताना चाहूँ प्लस Q आवेश की वजह से, तो वो Q आवेश लूंगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि क्या है AP, और चाहे तो आप ये 90 का कोण मानेंगे तो ये आ जाएगी पाइथागोरस प्रमेय से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसी प्रकार से ये भी आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, चलो पहले एक एक करके बात कर लेते हैं कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी आएगी, E1, जो कि होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन AP स्क्वायर। AP यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो कि कितनी है, साइड से आप लिख सकते हैं, चूंकि AP बराबर है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसमें मैं अगर इसका स्क्वायर करूँगा, इसका अगर स्क्वायर करे हुए आप तो ये रूट हट जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण P पर बिंदु P पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी E2, जो कि होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP स्क्वायर, चूँकि अब -Q से दूरी कितनी है BP, ठीक है। तो चूँकि BP कितना है आपके पास में, BP डिस्टेंस है कितना, √R² प्लस L²। सिमिलरली ऐसे इस पे से रूट हट जाएगा, तो ये रख देंगे यहाँ पर R² प्लस L²। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने दोनों आवेशों की वजह से P पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, अलग अलग आया, E1 इसकी वजह से आया, E2 इसकी वजह से आया, दोनों की वजह से निकाल लिया। अब हमें यहाँ पर दोनों की वजह से नेट विद्युत क्षेत्र चाहिए। नेट विद्युत क्षेत्र जब आएगा, पहले तो इसकी डायरेक्शंस क्या हैं, देखो +Q की वजह से E1 की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, और E2 की जो डायरेक्शन होगी माइनस की वजह से, तो माइनस की तरफ ही होती है ना, इस तरीके से, इसकी तो इस तरफ ही होगी E2 की, तो ये डायरेक्शन हो गई। अब भाई अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आई भाई दो वेक्टर्स दे दिए, दोनों वेक्टर्स हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो हम इनको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं, नंबर 1 क्षैतिज घटक और नंबर 2 ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। नंबर 1 क्षैतिज घटक, नंबर 2 ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। इसको मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, बड़ा आप लोग को दिख पाएगा इस तरीके से, ये है और ये है, और ये रहा आपका क्षैतिज घटक, ये रहा आपका ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, और ये रहा आपका क्षैतिज घटक। देखिए मान लीजिए ये E1 जो है, E1 इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र यहाँ पर बन रहा है, उसकी डायरेक्शन बाहर है। ये मान लीजिए विद्युत द्विध्रुव से जो पॉइंट था P, वो थीटा एंगल पर था। कितने एंगल पर था? थीटा एंगल पर था। तो जैसे कि ये थीटा है, तो ये इसके पैरेलल लाइन खींची है मैंने, इसके पैरेलल ये लाइन खींची है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही ये थीटा, तो ये भी थीटा, ठीक है। अब इसकी वजह से हम मान निकाल सकते हैं। इसका मान चाहिए हमें भाई, रिजल्ट आता है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर, बीच में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए तो इनको विभाजित कर रहे हैं, ये बीच में है भाई, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस। तो मैं भाई इसका भी मान निकालूंगा और इसका भी मान निकालूंगा विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट या दिस लाइन, इस लाइन की हेल्प से। ये लाइन मेरे पास में है E1, ये लाइन है मेरे पास में E2, ये एंगल्स है मेरे पास में थीटा, ठीक है। चलिए, तो ऊर्ध्वाधर का मतलब हो जाएगा कि ये मुझे निकालना है, क्षैतिज का मतलब मुझे ये निकालना है। तो देखिए इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है, ठीक है ना। तो मुझे चाहिए लंब, और मेरे पास है कौन? कर्ण। लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा का रिलेशन होता है, लंब बट्टे कर्ण, मुझको ये चाहिए ना लंब, ये मुझको नहीं पता। ऊर्ध्वाधर घटक आप कुछ भी मान सकते हैं, x मान लीजिए, कर्ण आप मान रहे हैं E1, तो यानी x बराबर ये आ जाएगा E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा, तो यानी कि इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो E1 साइन थीटा। अब ये किसके पैरेलल है? इसके, तो ये आ जाएगा E1 साइन थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से ये नीचे अपोजिट में जा रहा है ये थीटा, तो भाई इसकी हेल्प से मैं इसे निकाल दूंगा, E2 यूज होगा, तो ये कितना आ जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक है ना। ऊर्ध्वाधर घटक में ये आ जाएगा ऊपर E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। अब ऐसे ही मैं इसको निकाल दूं जरा, ठीक है ना। तो इसको मैं अगर निकालूंगा तो ये कितना बन रहा था? आधार, कर्ण मेरे पास है, तो ये आ जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा, इस तरीके से। अब इसकी वजह से भी कितना आएगा? ये E2 cos थीटा, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ हो जाएगी। देखो कैसे आ रहा है, मतलब ये रहा आपके सामने थीटा, ये रहा आपके सामने, ये पूरा वैल्यू मान लीजिए E1 है, अपने को ये चाहिए, तो ये इसके सामने वाला ये लंब होता है, ये आधार होता है, और ये होता है कर्ण। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब मेरे पास में कर्ण कितना है? E1, नीचे E1 हो जाएगा, आधार मेरे को नहीं पता है, आधार मान लीजिए y है, E1 cos थीटा, तो y बराबर आ जाएगा E1 cos
थीटा। सिमिलरली ऐसे ही E2 की वजह से आ जाएगा E2 cos थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग इस बात को कर सकते हैं। और जरा समझें एक बात, देखिए इनको घटकों में वियोजित करने का मतलब क्या, भाई दो वेक्टर से एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं तो इसका मतलब वैल्यू आएगा कैसे, वो चीज़ जरा देखें। देखो कहने का मतलब क्या है कि हमने इनको इनमें वियोजित क्यों किया। देखिए जैसे कि कोई भी वेक्टर इस तरफ चला है तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ दूरी तो x में चला है और कुछ दूरी ये y में चला है। ठीक है ना, दोनों में चला है ना, इसमें भी चला है और इसमें भी चला है। तो दोनों के लिए अलग अलग हमें मैग्नीट्यूड निकालने पड़ते हैं जब जा करके इनका रिजल्ट आता है। ठीक है ना, तो वही काम मैंने किया। अब दोनों की वजह से देखो, अब एक फायदा हमें हो गया कि ये वेक्टर ऊपर जा रहा है, ये नीचे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसकी वजह से जो ये पॉइंट था P, यही तो पॉइंट था P, यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इसकी वजह से वर्टिकल की वजह से, ऊर्ध्वाधर घटक की वजह से जो आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो 0 आएगी। यानी कि इस पर इसका कोई भी वैल्यू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि दोनों अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे से घटेंगे ना। E1 sin थीटा में से E2 sin थीटा घट जाएगा। और E1 और E2 की वैल्यू हम देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड दोनों के कैसे हैं, सेम है। यहाँ पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है प्लस की वजह से भी माइनस की वजह से भी सेम है, सेम मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये कट जाएगा। यानी ऊर्ध्वाधर घटक की वजह से कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। जबकि आप क्षैतिज घटक देख रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। यानी क्षैतिज घटक की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको प्राप्त होगी। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि परिणामी तीव्रता के लिए, परिणामी तीव्रता के लिए क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजन करने पर ऊर्ध्वाधर घटक, कौन से ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, चूंकि अपोजिट हैं दोनों, तथा क्षैतिज घटक जुड़ जाते हैं। अतः परिणामी तीव्रता कितनी होगी, देखिए परिणामी तीव्रता, ठीक है, ये आप बना सकते हैं, दोनों बना लीजिए। तो परिणामी तीव्रता जो आएगी, जिसको आप बोलेंगे ई निरक्षीय, तो वो आएगी E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। अब E1 E2 दोनों बराबर हैं तो ये डबल हो जाएगा, 2E1 कर दो, 2E1 cos थीटा और 2E1, और अगर आप cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा क्या होता है, चूँकि cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए जो थीटा एंगल पर था ये, तो आधार का काम कौन कर रहा है, L, और कर्ण का काम कौन कर रहा है, ये। तो cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा L/√में r² प्लस L²। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं इंटू में L/√में r² प्लस L², और जिसको आप यहाँ पर कह सकते हैं ई नेट या ई निरक्ष भी कह सकते हैं, ई निरक्षी कह लो, अच्छा नहीं लगता नेट, ठीक है। ई निरक्ष पे हम प्रूव कर रहे हैं ना। चलो अब E1 का मान रख दो, कितना है 1/4πε0 Q/r² प्लस L² इंटू में L/√r²L²। अब ये हो जाएगा 1/4πε0 Q, और ये 2L को यहाँ पहुँचा दो। अब इसकी होल पावर 1 है, इसकी आधी है, r²L² की पावर हो जाएगी 3/2। क्योंकि हमने वही बात जो कल कही थी पिछले वीडियो में कि r जो है वो L से काफ़ी बड़ा होता है और r² तो मच ग्रेटर देन हो जाएगा। ये बहुत छोटा होता है, बहुत ही कम दूरी पर होता है, ठीक है ना, और ये r तो बहुत ही बड़ा है इससे, ठीक है, इतनी बात।
तब हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, अब इसको छोड़ दीजिए आप। इसको अगर हम छोड़ देंगे अब तो रह क्या जाएगा सिर्फ, तो ये रह जाएगा ई निरक्षीय में 1/4πε0 2q इंटू 2l, ये रह जाएगा r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 बढ़ जाएगा यानी क्यूब बच जाएगा। ठीक है, क्यूब बच जाएगा तो ई निरक्षी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ई निरक्षीय ये हो जाएगी 1/4πε0, और चूंकि p बराबर आपने पढ़ा है q इंटू 2l, तो ये q इंटू 2l की जगह पर आप p रख देंगे और अपॉन में r क्यूब। यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बात एकदम से समझ में आई या नहीं आई आपको, आप इसे नोट कर सकते हैं। बात अगर समझ में नहीं आई हो तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से आपको इसको बता दूंगा। अब मैं एक एग्जाम्पल इसके ऊपर आपको करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद मैं थोड़ा सा बता देना कि भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं एक और बार फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो इसे हटा दूँ मैं, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, मैं हटा देता हूँ इसे, है ना। चलो अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखिए कि 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, एक तो मध्य बिंदु तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए तथा चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा भी बताइए। यानी कि दो जगह पर आपसे पूछा है, एक तो मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र पूछा है और एक पूछा है इन दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर। देखिए हमारे पास में दो आवेश हैं समान और विपरीत। पहला मान लीजिए 1000 माइक्रोकूलाम प्लस का है और ये 1000 माइक्रोकूलाम माइनस का है। ठीक है, अब इनके मध्य बिंदु पर पूछ रहा है, दोनों के दोनों एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। तो मध्य बिंदु पर तो आप बता सकते हैं खुद से, जैसे अक्षीय स्थिति में पिछला भी मैं एक एग्जाम्पल करा चुका हूँ मध्य बिंदु का, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कराऊंगा दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर, यानी दोनों से 4 मीटर का मतलब क्या, कहीं निरक्ष पर होगा ये, इससे भी 4 मीटर दूर है और इससे भी 4 मीटर दूर है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की बात करना चाहता है वो, ठीक है ना। तो ये दूरी 2 मीटर यानी कि ये 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी, जैसा कि अभी हमने प्रूव किया है। बिल्कुल वही बात इसमें होने वाली है। इसकी वजह से E1 जिसका डायरेक्शन इस तरफ ही होगा, इसकी वजह से E2 जिसका डायरेक्शन इस तरफ ही होगा। किसकी वजह से आने वाला है, क्षैतिज घटक की वजह से ही आने वाला है। E1 कितना होगा 1/4πε0 Q अपॉन वही AP यानी कि 4 मीटर, जो कि फिक्स हमें पता है 4 है। इसको आप AP कह सकते हैं, ये A पॉइंट मान लीजिए, ये पॉइंट B मान लीजिए, AP स्क्वायर 1/4πε का तो वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और इसका वैल्यू दे रखा है 1000 माइक्रोकूलाम, माइक्रो 10⁻⁻6, AP दे रखा है 4। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 9/4 × 10⁻3 ये रही प्लस की 9 ये रही, यानी कि हो जाएंगी 12 में से माइनस कर देंगे 6, ये E1 आ गया। इसी प्रकार से आप E2 निकाल सकते हैं। इसी प्रकार E2 वह भी 9 × 10⁹ और Q का तो वही मान है 1000 माइक्रोकूलाम और दूरी भी सेम है 4। ठीक है, जो कि 9/4 × 10⁻6 ही आने वाला है और क्षैतिज घटक की वजह से ही आने वाला है। ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के विपरीत हैं, कट जाएंगे। तो क्षैतिज घटक के कारण, किसके कारण, क्षैतिज घटकों के कारण परिणामी तीव्रता आप ले लीजिए। क्या हो जाएगी परिणामी तीव्रता, कि दोनों ऐड हो जाएंगे, साथ में आ जाएगा एक कॉस, यानी कि 2E1 cos थीटा। अभी बताया था मैंने cos थीटा आप कितना आएगा, ये डिस्टेंस आप क्या मान रहे हैं भाई, ये डिस्टेंस ये 1 दिया है, ये 4 दिया है, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये वाला
भाई कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ये डिस्टेंस आप मान लीजिए OP, यानी OP स्क्वायर। तो ये तो 16 माइनस का 1 माइनस हो जाएगा इधर आकर के, 15 बच जाएगा अंडर रूट में, 15 अंडर रूट में बच जाएगा, यानी cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा कितना, cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है अंडर रूट 15, और ये हो जाएगा कितना, cos थीटा बराबर अंडर रूट 15 बटा 1, अंडर रूट 15 बटा 1। 2 E1 का वैल्यू आप ये ले लीजिए 9/4 × 10⁻6, और ये हो गया अंडर रूट 15, इससे कट गया 2 टाइम्स, और 2 से इसको काट लीजिए, या तो काट लीजिए नहीं तो रहने दीजिए इतना ही, 9/2 अंडर रूट 15 10⁻6 न्यूटन पर कूलाम। ये इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाएगा किस पर, बिंदु P पर। और डायरेक्शन क्या होगी, परिणामी दिशा जो होगी, रिजल्ट किस तरफ आया, इस तरफ आया, O से P की तरफ, परिणामी दिशा OB के अनुदिश होगी। बात एकदम क्लियर है, कोई समस्या इस न्यूमेरिकल में शायद नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या होगी क्यों इसमें, वही विद्युत क्षेत्र हमने अभी आपको पूरा ड्राइव करके बताया था, ये बिना ड्राइव करे हुए, इसमें तो नंबर्स और हैं, ये तो और ज़्यादा ईजी हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, तो ये ज़्यादा ईजी है ये वाला, ठीक है ना। ये एक न्यूमेरिकल था, इसके ऊपर में और भी क्वेश्चंस इसके ऊपर आप लोग लगा सकते हैं, अगर आपसे नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, NCERT में से मैं आपको लगवा दूंगा, ठीक है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी भी चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।